कान हो गई, उसकी मैंने पेमेंट बता दिया है, फिर उसको सेटअप करके उसके अकॉर्डिंगली हम कराएंगे। तो मैंने ट्रेडिशनल बात कही, अगर और भी आप लोगों को देना चाहते हैं तो उसको भी हम सेटअप करेंगे। मैं 2 महीने बता रहा हूँ सर, आपने कहा कि ऋण वितरण व्यवसाय को बढ़ाया जाए। सर ये मैं मानवर को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 पायलर एक्ट हैं, एक कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 है और एक एलडीपी एक्ट 1964 है। हमको लगता है कि किसी भी सरकारी संस्था में उसका कोई स्पेशल एक्ट नहीं। 1912 में जब अंग्रेजों ने तो एक्ट बनाया था कॉपरेटिव का, उसके बाद 1965 में भारत सरकार ने जो स्वायत्ता दी सरकारों को संविधान की सूची में, उनसे राज्य में आया, तो सरकारों ने अपना एक्ट बनाया। उत्तर प्रदेश में 1965 एक्ट बना, लेकिन 65 के पहले ही हमारा एक्ट 64 बना। मानवर अभी तमाम साथी नए भी हैं, 3-4 साल की सेवाएं हैं। हमारी संस्था सर दारुसभा के कमरे में खुली और फिर इस बिल्डिंग में आई, फिर इस बिल्डिंग में आई। हम दीर्घकालीन कृषि ऋण हम तब बांटते थे जब कोई नहीं बांटता, और दीर्घकालीन कृषि ऋण में अपार संभावनाएं आज भी हैं। तमाम जो प्रकल्प है डेयरी में, तमाम अन्य योजनाओं में, कृषि खाद्यान्न योजनाओं में बहुत प्रकल्प है, लेकिन हम व्यवसाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके कारणों को हमने महसूस किया है, वो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। हो सकता है हमारा मैनेजर आपको फीडबैक न दे पा रहा हो कि हमारे आगे न बता पा रहे हैं, तो हमने जो महसूस किया वो चीज़ों को बताना चाहता हूँ। पहला ये कि दीर्घकालीन ऋण में हमारा एकाधिकार रहा है 90 के दशक। सर आप गलत है तो आप अच्छा, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो क्योंकि यहाँ पे सभी संगठनों के लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं, सब लोगों के साथ अपनी की बात है। हमने जो ऋण दिया है कैसे दोगे? अगर आपके पास समय नहीं है तो आप समय बता दें कितना समय देंगे, तो उसी समय बीमा के हम अपनी बात हमें लोग तो बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, आप विचार करके बात करेंगे। हमको समझ रहे थे केवल मुझे 2 घंटा 1 घंटा मिल जाएगा, लेकिन जब सभी संगठन आ गए सर तो फिर हम किसी और भी समय ले लेंगे सर। हम आगे और थोड़ा बात कर लेंगे। सबके तो कॉमन पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई मानपत्र बिंदु नहीं दिया। हम उस तैयारी के साथ आए हैं संवाद कार्यक्रम में। आप फीडबैक दिन भर लेते हैं, रात को 9 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर संगठन को 1 घंटा नहीं मिलेगा सर तो फिर हम क्यों बात करेंगे और कहेंगे? तो सर जो टीवी एक्ट बना है वो हमको ज़्यादा स्वायत्ता देता है और संस्थाओं के लिए, हमारे बोर्ड को, हमारे बिजनेस को सुंदर बनाने के लिए हमारे बोर्ड को पूरा अधिकार है उस एक्ट के तहत कि वो जिस तरह की नीतियाँ चाहे बना सकती है। और इस एक्ट की धारा 29 में बिजनेस कंडक्ट रूल बनाए गए। इस बिजनेस कंडक्ट रूल में हमारे ऋण और व्यवसाय में तमाम रजिस्ट्रार ट्रस्टी की परमिशन से हम बिजनेस कंडक्ट रूल बनाए हैं। हमको नहीं लगता आपको प्रतिबंधक बैंकिंग है, हमको नहीं लगता कि बिजनेस कंडक्ट रूल तो हर संस्था में कुछ बने होंगे, लेकिन वो पायदाज और ही बने हैं, पायदा ही बने हैं। बिजनेस कंडक्ट रूल जो है हमने तमाम संस्थाओं में देखा। हमारे राजद पांडे जी के डायरेक्टर हैं, मंडी वहाँ है क्या कुछ बिजनेस, तो हमको लगता है सर हमारे यहाँ के अलावा और किसी संस्था में बिजनेस कंडक्ट ये वितरण प्रभावित कैसे हुआ, उसके 2 कारण हमारी स्वास्थ्य होने के ध्यान में लाना चाहते हैं। लेकिन जब से हमारा कृषि उत्पादन ऋण आया, 4 साल में मंडल कृषि उत्पादन ऋण जब आया तो कमर्शियल बैंक हो या डीसीबी हो, तो सब्सिडी सब 3% सरकार की और 3% केंद्र सरकार की, 7% की सब्सिडी के जोड़ के उनको 7% का लोन मिलता है। और वो ऋण सीमा उनकी 1.5 लाख 2 लाख तक उनकी मार्केट प्रॉपर्टी के एवज में मिलता है। अब किसान को हमारे यहाँ 80% ऋण वितरण
जो होता है स्मॉल मार्जिनल किसान होते हैं, और वही कस्टमर उनके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी वही कस्टमर है। इसकी आवश्यकताएं 1.5-2 लाख में पूरी हो जाए। तो इंटरेस्ट का जो 13 और 14% का गैप है, एक तो वो हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है। हमने कई अवसरों पर अनुरोध किया, हमने पत्र भी लिखा, संगठन की तरफ से लिखा सरकार को, भारत सरकार को, कि शीतकालीन कृषि ऋण में भी ब्याज उपादान योजना लागू की जाए, कुछ राहत दी जाए किसानों को, जिससे कि इसमें भी हम पुनर्वित्त कर सके और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। एक तो ये विषय है। दूसरा है कि जो बिजनेस का नेट टूल है, इसमें समय के साथ परिवर्तन किया गया है। एक उदाहरण इस विषय में देखते हैं, ज़्यादा देखिए। इसमें एक है each loan application shall be examined legally, preferably by the assistant law officer of the additional law officer of the bank. After reporting the application should be record finding and give recommendation of the application. हमारे यहाँ मानवा जो पुराने सर्विस रूल 76 के बने थे, उसमें टेक्निकल कैडर था, लीगल कैडर था और बिजनेस रूल के हिसाब से पदों की संरचना थी, व्यावसायिक आवश्यकताओं की हिसाब से पदों की संरचना थी। और इसमें मैंडेटरी प्रावधान है कि जो भार होता है, टाइटल और पोजीशन बंधक का एक प्रमुख अंग होता है, और उसके लिए लीगल कैडर के अधिकारियों का पद सृजित किया गया था मानवा, और वो पद 2013 तक था। और जो लोन एप्लीकेशन प्राप्त होती थी मानवा, उस पर जो है वो भार चेक करते थे कि फसली वर्ष ठीक है कि नहीं, इसका रखते हुए जो यूनिट कास्ट निर्धारित है प्रोजेक्ट की, उसका वैल्यूएशन सही दिखाई गई कि नहीं। वो स्पेशल और टेक्निकल पद था जो उस वैल्यूएशन करता था और लोन को सुरक्षित करता था। मानवा 2013 में यहाँ एक नया सर्विस रूल बनाया गया है। 2013 में जो नया सर्विस रूल बनाया गया, उसमें तमाम टेक्निकल और लीगल के पदों को समाप्त करके सब जनरल कर दिया गया। और जो मैनेजर ला कैडर के हैं अनिल यादव जी, ये मैनेजर बना दिए गए। तो अगर मैनेजर बना दिए गए तो इस लीगल स्क्रूटनी का जो बिजनेस रूल में प्रावधान है, मैंडेटरी है और एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी है, उसको वैकल्पिक क्या स्क्रूटनी कौन करेगा, उसका कोई प्रावधान ही नहीं है। और 13 और उसके बाद जो ऋण बट रहे हैं, अगर उसमें कोई विवाद टाइटल और पोजीशन का आता है, मार्गेज का आता है और पैसा डूब जाता है, तो उसके लिए ऋण प्रक्रिया दोषपूर्ण मानी जाएगी। और इस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए मानवर अब तो ये पद डिवाइड कर दिया गया है 2018 में, लेकिन आज भी इस प्रक्रिया के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। आज भी जो ऋण वितरण हो रहे हैं उस पर लीगल स्क्रूटनी के कोई निर्देश प्रबंधन के द्वारा नहीं दिए गए हैं। और मैनेजर ना जानकार वो ऋण तो बांट दे रहे हैं, और अगर कोई शिकायत आती है और जानकार जांच अधिकारी आ जाता है तो इसी में मैनेजर चार्जशीट होकर सस्पेंड हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा कि आपने लीगल स्क्रूटनी को नहीं। तो मानवर हमारा विशेष अनुरोध है कि प्रबंधन विधि के जो ऊपर सेक्शन है और जो लोग हैं वो जिले का पद था, उसको पुनर्स्थापित करके और इस प्रक्रिया को लीगल बनाया जाए। आपने जो अभी निर्देश दिए हैं कि एमपीसी में बांट दो या कहीं बांट दो, तो जो पश्चिम में लोग नहीं बांट रहे, आपने अगर हमने तो अनुरोध किया था कि जो ऋण का व्यवसाय देखते हैं, वसूली का काम देखते हैं, सभी अधिकारी बैठे, ये डिस्कशन ऐसा है कि वो जरूरी नहीं कि हम ही पूर्ण हो सकता है, हमको ही जो है वो सजेस्ट कर दिया जाए कि नहीं आप क्या कर रहे हैं। मानव 5 महीने में हमको नहीं लगता कि आपको पिछले रूल बताया होगा किसी अधिकारी ने, संस्था में कोई पिछले रूल दिए
एक्ट तो बताया होगा कि यहाँ और बिजनेस स्कूल में जो प्रावधान है उसका पालना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको नहीं लगता कि किसी ने बताया। यहाँ तमाम अधिकारी हैं जो तमाम कैडर के हैं और तमाम कई सालों से लोन का भी काम देख रहे हैं, तो वो नहीं बताया मुझे, तो वो हमको संज्ञान में लाना है। इसको बिंदु को नोट करने की परीक्षा कराने वाला अगर बिना प्रेजर ला के ऋण वितरण करना सुरक्षित है और हमारे शाखा प्रबंधक को ऋण छूटने के कारण कोई दायित्व निर्धारित न किया जाए तो आप मालिक हैं, जैसे चाहे बंटवावे था, तो कोई आपत्ति नहीं। हमारी पहली ऋण वितरण नहीं। दूसरा साहब, इसमें हमने जो बिंदु किया है ऋण व्यवसाय का ही। दूसरा साहब, इसमें एक विषय है शोषण उत्पीड़न। शोषण उत्पीड़न के कई पर्यावाची मतलब एक तो हमारी संस्था का जो अंशधन किसान जमा करता है वो 5% जमा करता है। अगर 5 लाख का ऋण उसको लेना है कृषि यंत्रीकरण में या डेयरी में, तो 50,000 रुपया उसको अंशधन मान्यवर जमा करना पड़ेगा। तो 50,000 अगर उसके पास पूंजी नहीं है तो बिचौलिया लग जाती है कि हम आपका अंशधन जमा कर देंगे, हम आपका लोन पास करा देंगे। और आज के परिवेश में मुझे परिवार के लोग हैं, तो बाहर के लोग नहीं हैं। आज के परिवेश में अगर वो ईमानदारी से ऋण का 60% भी पा जाता है सर, क्योंकि सर उससे डेयरी का लोन जैसे मानवर है, तो डेयरी के लोन में अगर 5 लाख का लोन है तो 50,000 तो उसको अंशधन जमा करना पड़ गया। दूसरा साहब, पशु का बीमा होता है। पशु का बीमा 5% होता है 3 साल के लिए और 50,000 रुपया बीमा में चला गया। 1 लाख मान्यवर उसका 5 लाख में यही चला गया। मान्यवर 1 लाख यही चला गया उसका। और उसमें जो समाज में कुरीतियां हैं, अगर वो उसका शिकार हो गया तो 1,50,000 उसको अलग से देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन अलग है। डेयरी में साहब ज्यादातर केस में किसान डेयरी के नाम पर ऋण तो देता है। डेयरी योजना पहले जरूर जुटाई हुआ करती थी, लेकिन ज्यादातर निःशुल्क लोन होता है। तो मेडिकल, रवाना, टैक्स, ये सब ज्यादातर साहब को डॉक्टर साहब फीस लेके दे देते हैं। जो पशु का मेडिकल होता है तो मेले से खरीदा जाता है, रसीद का रेट अलग है, टैग लगाने का रेट अलग है। ये शोषण जो हो रहा है मान्यवर, इसको रोकने का कुछ मार्ग उठाया जाए, कुछ मार्ग निकाला जाए। और हमारा अनुरोध है कि 5% शेयर मनी इसलिए भी ज़्यादा है मान्यवर कि जब किसान हमको खाता बंद करता है तब उसका अंशधन का समायोजन ऋण खाते में होता है मान्यवर। अगर वो कहता है कि 50 आपने 13% तो अपने बकाया पे हमसे ले लिया, लेकिन अगर 50,000 रुपया 4 साल या 5 साल तक आपके बैंक में जमा है तो उस पर ब्याज आपने कितना दिया। मानवर जी मुख्य मुद्दा है, आप किसान को सब्सिडी है मानवर 50,000 रुपया अगर उसका 5 साल रहा तो हमारे यहाँ सोसाइटी में लाभांश होता है, लाभ तो दिया जाता है। तो लाभांश हमारे यहाँ 4 साल से तो कोई डिक्लेयर नहीं है, 3 साल से कोई लाभांश डिक्लेयर नहीं है। नहीं सर, समस्या यही है, समस्या है। दूसरा साहब ये है, कोविड-19 के संक्रमण के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बकायेदार शिक्षकों पर उत्पीड़न कार्रवाई में लगाई गई रोक के पश्चात वसूली न छूट के संबंध में वैकल्पिक दिशा निर्देश जारी किए जाए। मानवर को संज्ञान होगा, खास करके हमारे मार्च में माननीय उच्च न्यायालय ने एक हित याचिका में निर्णय दिया था, संज्ञान में है, उसको चीफ सेक्रेटरी ने साफ सर्कुलेट किया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उस आदेश को लगा के हमारे बैंक के शाखा प्रबंधकों को पालना के लिए भेज रहे हैं मानवर। उनके साथ सहमत होंगे कि हमारी जो टोटल बकाया है
उसका 80% लगभग जैसे पुलिस कार्रवाई से आच्छादित है, मानव आरसी से आच्छादित है, 95 से आच्छादित है। तो अगर शासन ने उस पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगा रखी है मानव, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो किसान के पास हम कटोरा लेके जाते हैं तो वो कहता है कर क्या लो, क्या कर लोगे भाई, हम नहीं देते। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता मानव। आज के समय में जब तहसील के अमीन से कहा जाता है तो वो कहता है कि कोरोना में हम बंद नहीं कर सकते, नोटिस भी नहीं दे सकते, हमको मना कर। तो मानव 80% रेट की वसूली हम 3 महीने में इन परिस्थितियों में क्या कैसे करें, ये हमको समझ में नहीं आता। मैनेजर प्रबंधन केवल वसूली का लक्ष्य देता है, 18%, 20%, 25% फार्मूला है, वेतन नहीं मिलेगा। और हमारे एक्ट में सर ये व्यवस्था है, वसूली के लिए हमको विक्रय का अधिकार है हमारे एक्ट में, और किसी संस्था को हमारे बकाये में वसूली का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। डीपी एक्ट के तहत हम उसकी जमीन नीलाम कर सकते हैं, उसकी खड़ी फसल का वो कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो शाखा प्रबंधक है वो विक्रय अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त कर सकते, जो शक्तियाँ कलेक्टर के अमीन को प्राप्त हो वही हमारे शाखा प्रबंधक को प्राप्त है मानव। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर दरवाजा खुला है तो बिना कुर्सी खटखटाए या बकायदा के घर में घुस सकते हैं, गुड़शाला हो, अन्नशाला हो, और महिलाओं के जो कक्ष है उसको छोड़ के आप कहीं भी घुस के उसको गिरफ्तारी प्रवेश कर। तो ये शक्तियाँ बहुत अच्छी है, जिनका कोई प्रयोग हुआ नहीं था। तो अगर शासन ने रोक लगा रखी है, हाईकोर्ट के निर्देश से रखी है, तो ये वैकल्पिक उपचार एक है मात्र। तो इसका माननीय प्रबंध निदेशक महोदय अगर परीक्षण करा लें और इस वैकल्पिक उपचार के लिए अगर कोई व्यवस्था करे, और हमारे कर्मचारी कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा को लेकर कोई समस्या है तो पहले भी हमारे अपर मुख्य सचिव साहब, इंचार्ज साहब, कलेक्टर्स को, एसपी को निर्देश देते रहे। तो जो भी बैंक की कार्रवाइयाँ हैं अगर उस पर थोड़ा सा शासन प्रशासन का सहयोग दे जाए तो शायद जो वसूली का ग्राफ उधर 3-4 महीनों में बहुत तेजी से गिर गया है, तो शायद हम कुछ सुधार करेंगे। ये कंट्रोल करना था। दूसरा मानव 95A की जो कलेक्शन चार्ज है उसको लेकर, कलेक्शन चार्ज में दिक्कत ये है कि आप अवगत होंगे कि राजस्व परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ की एक याचिका में यह स्पष्ट आदेश दिए थे चीफ सेक्रेटरी साहब को कि जो राजस्व संहिता में जो उपबंध है कि बकायदार कृषक की नीलामी, गिरफ्तारी, पूर्ति करने पर ही कलेक्शन चार्ज दे है। मानव ये कलेक्शन चार्ज तभी दे है जब हम होता ये था वहाँ भी आरसी के केसेस में कि अमीन तहसील का 1 रुपये का पन्ना रिसीव करा देता था, साइटेशन जिसको कहा जाता था, और जब वो पैसा जमा करता था तो 10% कलेक्शन चार्ज काट दिया जाता था। वही प्रक्रिया हमारी विभागीय कार्रवाई में भी होती थी। लेकिन जब हाईकोर्ट के नए निर्देश आए उसमें राजस्व संहिता के अनुसार 2012 में 5% का था निर्देश, लेकिन 2018 तक 7-10% कट रहा। तो राजस्व परिषद की चेयरमैन ने कलेक्टर्स को लिखा इसके पालना के लिए, और वहाँ बिना नीलामी गिरफ्तारी पूर्ति के कलेक्शन चार्ज नहीं करता है। हमारे यहाँ कटता था मानव, तो हमारे मोहनलालगंज के तिवारी जी थे शाखा प्रतिनिधि, उन्होंने शिकायत की जब राजस्व परिषद के आदेश और हाजिर कराने के आदेश समस्त उत्पीड़न कार्रवाइयों पे लागू है तो हमारे यहाँ कट। इसके लिए 2-3 महीना मंथन चला तो निबंधक कार्यालय ने राजस्व परिषद के ही आर्डर को अडॉप्ट कर लिया और निर्देश दिया कि नहीं, जो राजस्व परिषद के निर्देश है वही आपके यहाँ भी लागू होंगे, बिना नीलामी पूर्ति गिरफ्तारी के 5% नहीं लिया जाएगा। लेकिन साहब यहाँ तमाम विभागीय अधिकारियों का खासकर यहाँ सामान का ऐसा है कि वो भी पुरानी प्रक्रिया के साथ दे तो 5 ही है, लेकिन बिना नीलामी पूर्ति गिरफ्तारी की ओर ले रहे हैं। और कहीं लिटिगेशन में अभी बाधा में एक मामला आया मानव कि इस प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, 5 लाख का जुर्माना
बैंक पर और 5 लाख का जुर्माना मुख्य कलेक्टर पे लगाया था और उसमें हमारे प्रबंधकों पर कार्रवाई होती होगी। तो हमने प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध है कि ये जो व्यवस्था पुरानी चली आई है बिना निगरानी पूर्ति गिरफ्तारी की कलेक्शन की, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश दे कि निगरानी पूर्ति गिरफ्तारी के बाद लिया जाएगा कि पहले लिया जाएगा, क्योंकि वो स्पष्ट सर्कुलर नहीं है। उसमें खाली भी किया गया चाहे पालना किया जाए, लेकिन वहाँ डंडा मार के और जो नहीं शाखा प्रबंधक काट रहा है साहब, AR साहब हाजिरी चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये हमारी पीड़ा है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो अनिल भाई बताओ कि हम कहीं झूठ बोल रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग बैठे हैं। आप क्या गिरफ्तारी निगरानी पे क्या होता है क्या? ये बिंदु है सर। जो बात सुन लीजिए, अगर सुनना चाहे तो, अगर नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, हम लोग बात सुनने ही आए हैं। जो आपने पॉइंट किया उसको सुनने। दूसरी बात ये थी कि जो इशूज नीतिगत है, जो रिलेशन AR या रजिस्ट्रार से, उसको हम अलग से रजिस्ट्रार उनसे बात कर सकते हैं। उससे अनाउंसमेंट हम लोग टाइम को ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो रिलेटेड हम लोगों से हो, जो आपके चलिए अब रिलेटेड क्या है, उसमें रिलेटेड क्या है, इतना ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं, इतना ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं जैसे हम केवल अनपढ़ बैठे हो, भैंस चलाने वाले हो, हम नहीं जानते आपकी बातों को। इतना आप बता रहे हैं, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं भी जानता हूँ अगर हम कॉपरेटिव में आए तो जान करके सब होता जानते हो सर। इतना डिफाइन आप दिमाग से बाहर निकल मीटिंग हुई है तो उसमें भी मुझे जाना है। तो इस नाते में चाह रहा था कि अगर पॉइंट वाइज बात करें तो शायद समाधान जल्दी हो जाएगा। अगर लंबा खींचना है तो कोई बात नहीं, आधे घंटे कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट की लगभग 30 करोड़ से अधिक बकाया धनराशि सरकारी ब्याज सहित भुगतान किया है। मानव इस संबंध में नीति भी है, निर्णय भी है। हम पहले ही उसका जवाब देते हैं जो आप बता रहे हैं। ये सही है कि आपका ये पैसा मैं संज्ञान में डालना चाहूँगा कि पिछले दिनों वसूली की दिक्कत को देखते हुए यहाँ पे कर्मचारियों का काटा तो गया, PF में पैसा जमा नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने वोट देने के बाद अब हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका पैसा बकाया उसको हम दे रहे हैं और कुछ धनराशि का भुगतान हम लोगों ने किया भी है। पैसा जो आ रहा है वसूली का नहीं आ रहा है, अदरवाइज हम लोगों के पास तो कोई फंड या दूसरी चीज तो कुछ है नहीं कि हम देते हैं। हम जल्दी ही उसको भुगतान आपका 30 करोड़ का जो है, जो भी बैलेंस पैसा है वो मेरी प्रियोरिटी में है। जैसे ही पैसा मिलता है हम आपके ट्रस्ट में उसको ट्रांसफर करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आयज पर मूल ब्याज सहित है, आयज पर मूल ब्याज सहित दीजिए। नहीं, हम ब्याज से देखिए तो आता डिस्कशन लंबा चलेगा, लंबा चलेगा क्योंकि अभी आपने ये बात उठाई। एक तरफ हम बैंक की लिक्विडिटी को लेकर परेशान हैं, एक तरफ हम अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। आप बात उठा रहे हैं कि जो शेयर उनका 50,000 जमा है उन पे हम ब्याज को क्यों नहीं दे रहे हैं। आप ये बात उठा रहे हैं कि हम कलेक्शन फंड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बात आज उन चीजों को उठाएं कि जिससे हम बैंक को कैसे आगे ले जा सकते हैं, कर्मचारियों का बात करते हैं। आप अगर ये बैंक नहीं होगा, ये संगठन नहीं होगा तो शायद कर्मचारी भी नहीं, आपका PF भी नहीं, हमें इंटरेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं। ना ही गवर्नमेंट का कोई ऐसा फंड है कि जिसमें से काट के हम दे रहे हैं। अब एक मिनट हम कह रहे हैं कि जो भी पैसा है वो आपके वसूली और वितरण के व्यवसाय से जो मार्जिन है उसी में देना है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि उसमें से ही ये सबको दे देना है, चाहे आगे व्यवसाय चले या ना चले, आज आप ये भी सहमत होंगे कि हमारे पास लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है कि सामान्य स्कीम में हम लोग नहीं बांट पाते। तमाम सारी पॉलिसीज अपनी जगह पे है और आज ये है कि सामान्य योजना में बांटने के लिए, किसी भी योजना में बांटने के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि फंड उपलब्ध नहीं। तो जो ये आप कह रहे हैं एक मेरे 1.5 साल से शायद आप लोग का पैसा हम लोग पत्राचार की बात नहीं है, पत्राचार आप और भी करेंगे, लेकिन आप जरा तो यही है कि जो 5 महीने आए हुए ये पत्र दिया आपको 5 महीने में 7 महीने हमको मिलता है। हमने कोई रिमाइंडर नहीं दिया, हमने मजबूरी सकते हो, लेकिन इस वित्तीय वर्ष की जब बैलेंस शीट बनेगी और साल भर का हमारा आप नहीं दे पाएंगे, आप इनकम टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है
हम आपको उसमें ट्रांसफर करें, हम रिटर्न फाइल करेंगे, बैंक फाइल करेगा, रिटर्न ऑफर में फाइल करेगा मानव। और अगर टैक्स नहीं देंगे, अगर हमारा पैसा नहीं देंगे तो टैक्स असेस होगा, करेंसी असेस होगी, तो वो तो बैंक के ऊपर से जाएगी। और हमारी जब बैलेंस शीट बनेगी और साल भर की कटौती पे ब्याज कर्मचारी हमसे मांगेगा तो हम कहाँ से? आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट दे, आज नहीं दे तो साल भर बाद दे, जब इसकी चीज को तब दे, जब दे तो विद इंटरेस्ट दे। हम लाभ ये करा दो। मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, किसान को मुझे किसान की पूरा सुननी पड़ेगी, कर्मचारी की पूरा सुननी पड़ेगी, आपको भी प्रशासन की बात माननी पड़ेगी। तो बात तो सब जो हो रहा है बेटी क्या ये सर केवल साल भर से मेरा ही फर्ज रुका हुआ है। खाने पे कोई काम रुक जाता है, खाने पे कोई काम रुक जाता है, वेतन हमारा रुकेगा। कोरोना में 5 महीने जान दे दिया हमारे कर्मचारी ने। 15 कर्मचारी कोविड है। आपके किसी अफसर ने पैसा देना तो दूर, यहाँ व्यवस्था है चिकित्सा प्रतिपूर्ति की, वो बंद है 3 साल से। पैसा देना तो दूर मान्यवर, फोन से उसका कुशलक्षेम भी नहीं लेते, जिंदा होकर मर गए। वही आरएम लोग उस हर मंडल में आरएम है, अगर पता चल जाए कि कोरोना हो गया तो क्वारंटाइन अपने घर पे हो जाता है, छुट्टी बंडल से क्वारंटाइन हो जाता है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। 15 शाखा प्रबंधक कोरोना हुए हैं। मानवीय संवेदना है कि नहीं? आप पैसा नहीं दे सकते, कुशलक्षेम तो पूछ सकते हैं मानव। और कौन सी काम रुक गया? मैं बताऊं मानव, देख लेता मेरे पास 3 साल के आंकड़े हैं सर मानव। मैं अनुरोध कर रहा हूँ और क्षमा चाहूंगा अगर गुस्ताखी मुझसे हो जाए मानव। आप मालिक हैं, पैसा आपका है, संस्था की संपत्तियां आपकी हैं। 3 साल के आंकड़े हैं। एक उदाहरण देता हूँ कि सर 32 साल में IAS अफसर आए थे 1 साल में। उसके पहले के सालों में जो खर्चे थे बैंक के, उनके आने के बाद वो खर्चे आधे कैसे हो गए? जबकि व्यवस्थाएं वही है, एक आदमी कम नहीं हुआ, एक आदमी कम नहीं हुआ। गाड़ियां भी उतनी हैं, बिल्डिंग भी उतनी है, पंखा बिजली सब वही चल रहे हैं, खर्चे आधे कैसे होते हैं? और उनके जाते ही खर्चे फिर बढ़ते। ये बैंक का स्टेटमेंट है, मैं जवानी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा कर्मचारी सवाल पूछता है कि चेक क्यों नहीं लिया? पीसीयू की 6 माली बिल्डिंग में मानव एक लिफ्ट है, MD साहब भी चलते हैं, चेयरमैन साहब भी चलते हैं, चपरासी भी जाता है। अगर पैसा नहीं है और पुरानी व्यवस्था में जब हमारे पास कोचिंग क्रिया की पड़ी तो 6 लगा दिया आपने। जब पैसा नहीं है मानव तो 5 बंद कर दीजिए, बिजली का खर्चा बच जाएगा। और 1.5 करोड़ रुपया साहब खाते में बैंक डिफॉल्ट कर गया, 2 बार डिफॉल्ट किया है मानव। और रोना आता है मानव, पेट में कितनी बार हम लोग काम करते हैं और लूट आ गया है इस संस्था को मानव। किससे मिला कहें? 1.5 करोड़ की लिफ्ट लगा दी गई, हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा, वेतन नहीं दिया जा रहा। कहाँ जाए साहब? कितने कहे जाते और बाहर में हम पीड़ा भी नहीं कर सकते। हम सीधा कहने लगे कि 1.5 करोड़ का खर्चा हिसाब करने गया 1 नंबर पे। अभी देख लीजिए साहब, बिजली का बल्ब नहीं है, उसमें अंधेरा है इस बाथरूम में। मैं गिर गया था कल, 25 रुपए का बिजली का बोर्ड नहीं है। कोई जाकर मैं तो देख के आई 1 नंबर के बाथरूम में लाइट जल रही है क्या? 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। करोड़ों रुपया लग गया, मुख्यालय के दोनों भाई
10 साल से इस बिजली की पोताई होते हुए किसी ने देखा क्या? 10 साल से इस बिल्डिंग में सीढ़ी पे पोताई हुए किसी ने देखा क्या? 1.5 करोड़ रुपए का अनुरक्षा वर्ग पिछले साल था हमारे। 1.5 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? 1.5 साल। और जब हम बात करते हैं खर्चे कम किए जाए, पिता बढ़ती जाए, जांच कराई जाए, तो हम गद्दार हैं मात्र। हमको गद्दार घोषित कर दिया जाता है, घोषित किया जा चुका है पिछली बार। तो जब आप कुर्सी नहीं कहे रहे, हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके अलावा, हम कुछ नहीं मांगेंगे मानवर, हम 1 रुपया नहीं मांगेंगे, हमारी तनख्वाहें आधी कर दी जाए मानवर। लेकिन हमको जब ये बिल्डिंग बनी थी मानवर, तो इसको देख के गर्व होता था। ये हमारी बिल्डिंग है, तमाम तमगे पुरस्कार था। जबकि साहब ने आपको अभी तक दिखाया कि नहीं 1 महीने में, आप देख ले। और आज उस बिल्डिंग को देखते हैं तो लगता है कि हमारे लिए अभिशाप है मानवर। एक बड़ी बात बोलिए, बताओ, बिजली का खर्चा मानवर पूरे प्रदेश में जितनी शाखाओं का है उतना अकेले यहाँ का है। बिजली का खर्चा पूरे प्रदेश में जहाँ का है पूरा या अकेले मुख्यालय का है। भवन का मेंटेनेंस किराया पूरे प्रदेश की शाखाएं कितना देती है। व्यवसाय वहाँ हो रहा है, वहाँ टूटी कुर्सियाँ हैं मानवर। यहाँ रेनोवेशन होता है, मानवर। हम मांग करते हैं कि 5 साल की जांच करा दी जाए। हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमारी मांगे सवाल हमारी बात का हम एक मांग है मानवर कि आप संचालक मंडल की कमेटी से 5 साल के यहाँ के व्ययों की जांच करा ले। क्या का एमपी 2,000 रुपए किलो का मिठाई खाता है। एमपी कर में 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा होता था मानवर। कितने लोग आते थे कि 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है मानवर। जी 5 महीने से मैंने तो एक लड्डू नहीं खाया। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मानवर। ये संस्था एक महीने नहीं डूबी है। ये अजय एमपी साहब की मैं एक मिनट एमपी साहब 3700 करोड़ रुपया 4 बनने की संस्था को मिला हो 2008 में 1800 करोड़। नहीं आप एक मिनट सुन ले मानवर। इशू यही है, तो इशू यही है कि संस्था बंद हो जाएगी तो आप चले जाएंगे दूसरे विभाग। आपका अधिकारी कहते हैं कि हमारा क्या है, हमको वहाँ चले जाए। लूटे गया और बर्बाद हम हो गए, लूट गया बर्बाद हम हो गए। इस तरह से बात करें हम लूटेंगे आप। आपको उदाहरण देता हूँ, पिछले 10 सालों में 10 एडिशन कहाँ कि यहाँ बुला के सब लोग बात करेंगे तो इस तरह से बात करेंगे। बात करने का ये तरीका है। अब हम चुनाव के बाद से 10 बार मुझसे मिले होंगे और 10 बार समस्या कहे होंगे। अगर मैं जनता का तमीज़ी से बात करेंगे हम लोगों के साथ तो रहने वाली बात तो मैं आपको समझ नहीं दूँगा। यही बात करने का तरीका इसके जमाने में लूटा गया, इससे आप लोग किसी की हिम्मत हैसियत की बात करते हो। मैं भेंट कर पाता हूँ हम लोग बोलेंगे मैं जाएगा आपको कुछ ना लगा है हम ये करता ना क्या
मैडम आप इस तरह बात न करिए, बात हो गई है, बहुत बात हो गई है। अगर आप लोग बात आप अनिल जी आप बात रखेंगे तो पॉइंट वाइज अगर बात करना हो यार, टू दी पॉइंट एक और भी मैं बात रखूंगा कि मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो पॉइंट वाइज आप लोग बात रखते हैं, 3 लोग 4 लोग उसमें रखते हैं, हम सारे आस्था के साथ आपके साथ बात कर लें। ये फोरम कोई इलेक्शन का नहीं है, ये फोरम सबका, आपका भी पॉइंट टाइम कीमती है, मेरा भी पॉइंट कीमती है। मैं तो जा रहा था और चूंकि आप लोगों का टाइम माननीय सभापति महोदय ने दे दिया था, इस नाते हम लोग यहाँ पे बैठ के और हम लोग आपके साथ भी लगे हुए हैं। मैं जानता है घर से बात करेंगे, ये तरीका मतलब ये तरीका संगठन का नहीं, हम लोग बहुत से संगठन के ये आदमी हमसे 10 बार मिले होंगे, 10 बार केवल समस्या के लिए होंगे बस ना, और उसके बाद ये आप लोग बड़े यूनियन सुनिए, आप लोग यूनियन में संगठन चलाते हैं, एक्ट हमसे ज्यादा जानते हैं, रूल हमसे ज्यादा जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं परिस्थितियां रहती हैं। आज इस टाइम की स्थिति बिगड़ी है, इसको हमको आपको साथ चलकर इसको ठीक करने की कोशिश करनी है और उस दिशा में आप लोग भी चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से फोरम टाइम लेके सभापति महोदय से और इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि बैंक के वर्किंग कल्चर को और बैंक की जो प्रतिष्ठा है उसकी बिल्कुल टोटली विपरीत। इस तरह के काम करने से समस्याएं सुलझती नहीं है और उलझती हैं। मैं भी जानता हूँ, 1 महीने से मैं भी जानता हूँ कि कोरोना सुनिए, आपके यूनियन का कौन पदाधिकारी ड्यूटी कर रहा नहीं कर रहा, आपके यूनियन के पदाधिकारी ड्यूटी नहीं, जमीन की दलाली कर रहे हैं, ब्रोकरी कर रहे हैं। हम तो नहीं जाना चाहते अपने मौके पर। कोर्ट की बैठक में आ गया, कोर्ट की बैठक में आएगा, कोर्ट में करेंगे। मैं कह रहा हूँ कोर्ट की बैठक को विषय आ गया, एक हमारे संज्ञान में आया है कि केवल कुछ ही मैं इसको संशोधित कर दूं कि अभी प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में हम लोगों ने उसको लिया है। हम लोग जहाँ भी वृद्धियां हैं सब में पदोन्नति को हम लोग टेकअप करेंगे। आप इसमें दिमाग से निकाल दें कि अगर पदोन्नति होती है तो किसी संबल को हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सबकी यहाँ पे अभी तक जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी फाइनल नहीं है, सीनियरिटी लिस्ट भी हम लोग फाइनल कर रहे हैं, कैडर वाइज फेज वाइज कर रहे हैं। हम सभी संवर्गों को लेंगे, ये हम आपका टर्न आपका मानते हैं। सर जिसका ग्रेडेशन फाइनल है 2 साल से और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे कि अभी आशीष ने शुरुआत में बोला था मैनेजर ला वाला पॉइंट, वो लीगली भी वो भी है सर, उसमें रिक्तियाँ भी हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। आशीष उसको भी मैं चेकअप कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि देखिए वही बात हुई जैसा अभी बात हुई थी, 20 सालों से कुछ नहीं हुआ सर, जिससे होती है। अभी हम लोगों ने करने शुरू किया, आपके बिना कहे हम लोगों ने प्रबंध कमेटी के बैठक में उसको रखा, प्रस्ताव ला रखा, आप लोग देख लीजिए। अब ये हो सकता है कि उसमें टाइम लगे, कुछ विवाद भी हो, कुछ डिस्प्यूट भी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर ही तो उसको आगे ले जा पाएंगे, सुलझा तभी वो सुलझेगा। हो सकता है कहीं अगर छूटेगा कोई बात होगी तो आप बताएंगे, उसको हम लोग बैठ के टेकअप करके ठीक करेंगे। लेकिन ये मत मैं प्रबंधन का बता दूं, अभी चेयरमैन साहब से भी बात हो रही थी कि हम लोग संपर्क बात जहाँ भी रिक्तियाँ हैं पदोन्नति के लिए पूरा प्रयास करेंगे और डिसीजन लेने आप जा रहे हैं और ले लेंगे तो हम सीनियरिटी वगैरह सब देख के उसको फाइनल करेंगे ना, क्योंकि अभी तक निर्णय नहीं था तो अब शुरुआत करके हम लोग करेंगे उसको। प्रतिनियुक्ति
प्रतिनियुक्ति के भी हम बता दें आपको कि प्रतिनियुक्ति पे जो पद आपके चिन्हांकित हैं उन पदों पे अफसर होंगे, जो आपके दिए लोग हैं, और प्रतिनियुक्ति पद कौन है यहाँ पे? मैं अरविंद जी ये चीज बताता हूँ आपको कि क्योंकि आपके यहाँ जेल नहीं थे, पद रिक्त था, वामसी साहब यहाँ आए, काम कराना है, भाई जीएम एक इम्पोर्टेंट पद है इस आपके संगठन का, तो उन्होंने चूंकि एडिशनल बैंकिंग के रूप में उनके टीम में वो लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट से एक ऑर्डर करा दिया, आपके पद तो एज इट इज खाली है, क्योंकि आपका तनख्वाह तो ले नहीं रहे हम लोग, पद तो पूरा खाली ही है, आप अपनी व्यवस्था करके प्रमोशन करा लीजिए तो प्रमोशन हो जाएंगे, वो तो कल चले जाएंगे, उसमें तो रोज होता है, हम तो जबरदस्ती लोग यहाँ पे बुला रहे हैं ना, वो तो वहाँ से डेली चिट्ठी आ रही है कि यहाँ नहीं बैठेंगे वहाँ बैठेंगे, तो जो कोर्स ऑफ टाइम वो लोग वापस हो जाएंगे, वापस है ही है, आपके यहाँ तो वो है ही नहीं है। आपके यहाँ अगर आप देखें तो आज की डेट में प्रतिनियुक्ति का कौन है? वित्तीय लेखा संवर्ग का कोई है नहीं, और जो सहकारी संवर्ग के सब खाली है, तो ये लोग भी आपके यहाँ कहाँ आपके डिस्कशन के पद को, वो आपके पद को कहाँ ब्लॉक किए हुए हैं? वो तो एक तरह से गवर्नमेंट ने काम चलाने की व्यवस्था में उनको संबद्ध कर दिया है यहाँ पे, तो आपके कहीं पदोन्नति में उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके जब जीएम हो जाएंगे और जो रेगुलर उनकी पोस्टिंग होगी, तो जहाँ जिन पदों पे उनका चिन्हांकन है उस पद पे वो लोग आएंगे, पोस्टिंग हो वापस हो जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं है, बल्कि मैं बताना चाहता हूँ। ये अभी इसमें भी हम लोगों ने बैठक किया था, हमारे बीच के तमाम लोग इसमें हैं जो अभी बैठक में शामिल हुए थे। लगातार 2 दिनों तक हम लोगों ने कोशिश किया था कि अब हम शाखा का बिजनेस कैसे बढ़ाएं, आउटस्टैंडिंग उनकी बढ़ेगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा, रिकवरी बढ़ेगी, तभी हम लोग वेतन भी देने के लिए अल्टीमेटली हमें बिजनेस ही करने की जरूरत है। जिन शाखाओं में तमाम ऐसी शाखाएं हैं, करीब 50% ऐसी शाखाएं हैं, वैसे तो मैंने 120 ही चिन्हित किया था, कि जहाँ पे वसूली की जो धनराशि है उस कर्मचारी के, उस शाखा में जो कर्मचारी कार्यरत है उन पर जो देय वेतन है उससे कम है। हम लोग उसको, जो यहाँ की परंपरा है, आप लोग ज्यादा जानते हैं कि शाखाएं वेतन रिलीज होता है, शाखाएं अपना वसूली करती हैं, अपना वेतन लेती हैं। कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि आज जगहों पे कहीं ना हो पाए तो हम लोग यहाँ से पैसा दे दें, लेकिन अगर 50% शाखाएं ऐसे निकलेंगी, अगर 40% शाखाएं ऐसे निकलेगी कि जिनके वसूली वेतन के बराबर भी नहीं कर पा रही हैं, तो मुख्यालय भी पैसा भेजने वाले आप ही लोग हो, मुख्यालय से पैसा लेके कहाँ से वो उसको भेजा जाएगा? हम लोग उसको भी टेकअप कर रहे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल ही कोई विकल्प नहीं बचता है तो उसको कैसे हम लोग वेतन का भुगतान करें। तो जहाँ पे बहुत ही वर्ष पोजिशन होगी वहाँ हम वेतन यहाँ से धनराशि भेजने के बारे में भी विचार कर लेंगे, लेकिन इन जनरल अगर ये कहा जाए कि 40% या 50% शाखाओं में जहाँ वेतन नहीं मिल पा रहा है वहाँ धनराशि मुख्यालय से भेज दी जाएगी, तो मुख्यालय की धनराशि तो अभी हमको देते हो, मुख्यालय में अदरवाइज तो कोई धनराशि की व्यवस्था है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो उसको हम लोग विचार करके देखते हैं कि क्या व्यवस्था बन सकती है। तो उसको नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अगली बात भी बता दूं आशिष जी, 9 महीने से तो नहीं मिला है, लेकिन अगर 2 महीने देखें तो 1 नए पैसे की न वसूली, 1 नए पैसे की न वसूली है, न 1 नए पैसे का ऋण वितरण। और उस दिन मैं जब यहाँ मीटिंग कर रहा था, शायद लखनऊ मंडल के साथ जो लोग रहे होंगे, तो उस दिन ऐसे बात आई तो पता चला कि फीड अफसर कहाँ है, कोई बात आई तो डिफरेंस आ गया था, तो बताया कि वसूली में गए थे।
फिर दफ्तर मतलब हो गए होंगे फाइल बनवाने के 3 महीने से हम जिन ब्रांचों में एक नए पैसे की वसूली नहीं कर रहे हैं, एक नए पैसे का ऋण वितरण नहीं कर रहे हैं, आखिर कुछ तो हमको जवाब देना होगा। हम ऐसी ब्रांचेस को या तो फिर मर्ज करें या उनको कहीं स्टाफ को बाहर ले जाए। अभी इनको आप कहीं बाहर तैनात करने लोगों को तो भी इन लोगों को दिक्कत होने लगती है। शायद जो डिसीजन हो रहा है वो भी प्रबंध कमेटी में हम रख रहे हैं। पिछले दिनों आप लोग सामर्थ होंगे कि इनको सबको मर्ज करने का निर्णय ले लिया गया था। तो वेतन हम लोग देने में कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे पास फंड है तो देने में। आप लोग 3-4 लोग आपके 3 संगठन हो, एक लोग तय कर लीजिए कि फंड कहाँ से आएगा, हमें वेतन हमें अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं है। 334 शाखाओं में कर रहे हैं 323 शाखाओं में मुश्किल से 10-12 शाखाएं होंगी जो वेतन नहीं निकाल पा रही है और पेंडिंग नहीं, ऐसा आपको सही जानकारी नहीं है। 10-12 नहीं है, लगभग 120 शाखाएं हैं। वेतन निकालने का मतलब ये नहीं हुआ। एक चीज और बता, 5 से 6 महीने जिनका पेंडिंग है, जिनका पेंडिंग नहीं है, 9 महीना है लखनऊ में, तो अम्ब्रेला सिस्टम में तो बात ये है कि 5 गुड़िया मानव में बराबर नहीं है और कर्मचारी रूप से रात 9 महीना नहीं है तो आप 2 महीने का दे दीजिए बिछा देते हैं, तब तो चलिए हम विचार करते हैं, आगे बढ़िए विचार करते हैं। चलिए ठीक है। गंभीर रोगों का इलाज कर रहे कर्मियों को लंबी चिकित्सा बिलों की तत्काल सूची प्रदान की जाए तथा कोविड-19 से ग्रसित बैंक कर्मियों को महामारी एक्ट के अनुसार विशेष अवकाश की स्वीकृति एवं बैंक व्यय पर इलाज की सुविधा प्रदान। ऐसा है कि ये भी मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। ये जो कोविड में जो अवकाश दिए जाने की बात की गई है, कोई महामारी का अलग से कोई अवकाश नहीं है। अवकाश तो चिकित्सा का ही होता। महामारी भी एक बीमारी है और बीमारी में चिकित्सा अवकाश चलता है। इसको हम चिट्ठी भी भेज रहे हैं आप लोगों को। अभी अपने प्रमुख सचिव साहब जब बीमार हुए थे तो वो भी मेडिकल, जो गवर्नमेंट सिस्टम में मेडिकल ही तो देना है, तो आप मेडिकल देंगे, मेडिकल तत्काल स्वीकृत होगा। हम ये कर सकते हैं कि उसका हम प्रायोरिटी पर भुगतान कराएं, ये चीज करा सकते हैं। लेकिन जो हमारे सेवा नियमावली में जो प्रावधान है, हम सुविधा परसेंटेज तो वही देंगे जो जितने प्रकार के अवकाश है वो हम आपको दे देंगे। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोविड-19 के नाम से कोई अवकाश है। अवकाश तो चिकित्सा ही है। अनवर स्पेशल एक्ट है और तमाम जो गाइडलाइंस थी उसमें स्पेशल अवकाश का ही हम लोगों ने जीरो भी देखा है। आप लोगों ने जो भी जीरो देखा होगा, मैंने बता दिया कि उस पर मेरी प्रोफेसर से बात हो चुकी है, गवर्नमेंट से भी बात हो चुकी है। चिकित्सा अवकाश अगर दिया जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अलग से अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। शाखा प्रबंधक संवर्ग का 30 दिनों का अर्जित अवकाश चिकित्सा अवकाश सचेत करने तथा वार्षिक वेतन वृद्धि लगाने का अधिकार कोई इशू नहीं है, आप कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें हम तो शायद आपसे भी बात हो चुकी है, जब जो आप लोग हम लोगों से जब बात करने आए थे, आप तीनों संगठन, दोनों संगठन जो भी लोग हैं मिलकर जो ये सब चीजें हैं, ये इशू है, जो बताइए मैं उसको। बट ये है कि जो हम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आरएम को करने से ज्यादा ठीक है, हमें कर देंगे, कोई इशू नहीं। थाने में डन। मैं वो भी ब्रीफ कर दूं कि कंप्यूटराइजेशन और ऐसे के लिए देखिए, जो मेन इशू है, आप लोगों की दिक्कतें हैं, इसमें कोई मैं उसे नाइटफाक नहीं करता। आज मेन इशू ये है कि इस बैंक को कैसे चलाया है। मेन इशू ये है कि हम पूरे सिस्टम को कैसे जिंदा रखें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सभापति महोदय को कि आपने निर्वाचित होते ही आपने मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लिया था और आपकी उनसे 3 बिंदुओं पर सैद्धांतिक सहमति भी हो गई है। इसीलिए हम लोग होपफुल हैं, जो हम लोग ये होमवर्क कर रहे हैं कि आप एलटीसी, एफटीसी और एनएसएफटी में वो करेंगे, चूंकि नाबार्ड हमको नहीं दे रहा पैसा, तो इस समय हम लोग अपनी बात चलाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से हम किसी स्कीम में हमको पैसा मिल जाए तो कम से कम व्यवसाय बढ़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग बढ़ेगी। और ये अरविंद जी आप भी जानते होंगे, जिन लोगों का कम व्यवसाय था, आशीष जी आप आए थे,
और मैंने ये अपने लेवल से कह दिया था कि ये एमपीसी में हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जैसे लखनऊ ब्रांच नहीं कर रहे हैं, वो 20 लाख मांगे तो 20 लाख। जो ब्रांचेज जिनके आउटस्टैंडिंग कम है वो लोन बांटेंगे तभी तो आउटस्टैंडिंग बढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग कम है और पूरे 3 साल बीत गए, आप भी नया पैसा नहीं बांट पाए। तो ये तो कहीं ना कहीं हमको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इन शाखाओं को हम कैसे आगे ले जाएं। हम वहाँ पे मैनेजर हैं, हम वहाँ पे प्रदर्शक हैं। हम 4 साल से, अभी जब रिव्यू हुआ आप लोगों से मैंने शेयर किया था, सभापति महोदय मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ, लगातार 3-4 सालों से जीरो अवेलेबल था। तो अगर जीरो रहेगा तो हम लोग मतलब कहाँ से करेंगे? ये विचार आपको करना है, ये विचार आप लोगों को भी देखना है। और केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन पर ये हुआ कि इसमें गारंटी 250 करोड़ की एमपीसी एफडीसी में और 250 करोड़ की एनएसएफसी या जो शेड्यूल उसमें दोनों में दिया जाएगा। अगर वो मिल जाता है हम लोगों को तो शायद हम लोग अच्छे तरीके से इस स्कीम को आगे ले जा पाएंगे। और कंप्यूटराइजेशन के लिए भी संभवतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जैसे चेयरमैन साहब हमारे बीच में है, आपसे उन्होंने ये वादा किया कंप्यूटराइजेशन के लिए पैसा देने के लिए। तो ये स्थितियां अगर हम लोगों की चल जाएंगी तो कदाचित तमाम सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और हम सारे लोग यहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप हमारे ऊपर आरोप लगाए, हम आपके ऊपर आरोप लगाए। आप बैठ जाइए, आप पहले बैठ जाइए। मैं कह दूं कि पूरे उसके लिए पूरे सदन में ये मैं आपको अपने तरफ से मेरा कमिटमेंट है कि अगर मुख्यालय में भी कोई चोरी बेईमानी हुई है और हो रही है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आरोप ये बात हमारे आपके एक परिवार के बीच की बात है। आप लोग इस तरह से बात न करिए कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं और आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। इसमें हो सकता है कि हमारा रोल निगेटिव हो और आपका रोल पॉजिटिव हो, बट इसको मिल बैठ के हम इसको तय करेंगे। जिन बिंदुओं को आप कह रहे हैं आपके यहाँ पे करोड़ों का गड़बड़ हुआ, आप 3-4 पॉइंट जो भी देना चाहते हो आप दे दीजिए। आप अपने 2-3 जो अच्छे आपके संगठन के लोगों उनके सामने पूरी चीज निकलवा देंगे, सब चीजों को निकलवा देंगे। और जिस आदमी को अगर निकलेगा तो उसको हैंग करेंगे। ये मैं सभापति महोदय के सामने मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना पाला जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। और जो आपके और भी पॉइंट हो वो आप बता दें तो अच्छा है। ये भी नीतिगत मामला है कि पहले भी ये था और बीच में परिस्थितियां बदली, लोगों ने वो सब पॉलिसी चेंज कर दिया। अब नए प्रबंध तंत्र के सामने हम लोग उसको रखेंगे और अगर ये निर्णय होता तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको करेंगे। हम तो खुद भी चाहते हैं कि एक सीनियर मैनेजर हमारा डेमो दस्ते को होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई लिंक ही नहीं रह गया। 323 लोगों से कहाँ तक संवाद करें। तो मैं तो चाह ही रहा था कि वो चीज हो जो आप कह रहे हैं, मैं खुद उसका कंसिडर हूँ, बट क्योंकि व्यवस्था बदली हुई है उसको कमेटी के समझ रखकर उसको पहचान जिला एवं मंडल स्तरीय शाखाओं पर वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों की तैनाती होगी। क्षेत्रीय प्रबंधक उससे उच्च स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध 90 शिकायतों की जांच संचालक मंडल की कमेटी बनाकर कराएगी। अगर यहाँ परिषद अधिकारी बड़े सीजीएम होते थे, डीएम होते थे, अब लगभग सब अधिकारी हो गए हैं। और ये मैंने उसको पढ़ दिया बता, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जांच जहां तक मेरी जानकारी है संचालक मंडल की कमेटी बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। संचालक मंडल के निर्देश पे जो कमेटी बनाई जानी हो, जिस भी कमेटी को आप बनाना चाहें आप बता दें, जिसके भी विरुद्ध जांच का हो, जो भी कमेटी बनवाना चाहें आप लोग जो हम कमेटी बनवा दें, जो नियमानुसार कोई चीजें हो तो जांच कराए जाने में कोई आपत्ति मेरी नहीं है। संचालक मंडल के समक्ष, प्रबंधक कमेटी के समक्ष चीजें रखी जाती हैं, उनके निर्णय होते हैं और उनके निर्णय के अनुरूप यूपी उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो जो आप कह रहे हैं उसको भी हम रखवा देंगे। जो भी कमेटी जिन लोगों का नाम देना चाहें उनका दे दें, जो से एजीएम या आरएम के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे वो ठीक कह रहे हैं कि सीजीएम या और सीनियर अफसर नहीं है, तो उसमें निबंधक या दूसरे लोगों को, वंशी साहब ने कुछ कमेटी बनवाई थी मुख्यालय के लोगों का,
अढ़ाई चार साल की, यदि अभी तक हुआ नहीं वो सब, लेकिन यह है कि आप लोग उसको फोकस करेंगे तो ये प्रमुख सचिव से उनसे निर्णय कराया जा सकता है कि जो एजीएम के या वरिष्ठ अधिकारी के और किसी की शिकायतें आदि हैं तो जो प्रबंध कमेटी निर्णय है उसको आप करा दो। हमें मैंने पहले ही कह दिया कि अगर कोई निबंधक का, कोई आयु के निबंधक का कोई नियमानुसार है तो आप प्रबंध कमेटी का जो भी चाहे करा दें, लेकिन ये जो बीच में ये था और बीच में आयु के निबंधक के स्तर से इसमें परिवर्तन कर दिया गया था कि इसमें जो प्रबंध कमेटी के सदस्य हैं वो स्वयं इस काम को नहीं करेंगे और उसको वो कराएंगे, वो नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो वो अगर ऐसा है तो हमें कराने कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं जांच में नैसर्गिक न्याय के तहत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए तथा लंबित हस्ताक्षर कार्रवाई का त्वरित निस्तारण सेवा के माध्यम से हम लोग किसी भी सिंगल, मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे लेवल से अगर दंड की अगर बात होती है आता है तो मैं नोटिस देके पक्ष सुनता हूँ और ये कोशिश हर लेवल पे किया जाता है। और बल्कि अभी कहीं का बरेली या मुरादाबाद का था, मुझे लगा कि जांच अधिकारी ने अपने लेवल पर उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, मैंने फाइन को रिमांड कर दिया कि वो उनको सुनवाई का अवसर दें। ये प्रावधान अगर कहीं नहीं दिया जाता तो एक गलती उनकी मनमानी है, आप लोग बताएंगे तो जरूर इसको हम करेंगे, हम चिट्ठी में भेज देंगे कि बिना सुनवाई का अवसर दिए कोई निर्णय नहीं। थोड़ा सा ये सब जो है 84 मार्च लेकिन अपने यहाँ एक से अधिक दंड है, एक से अधिक दंड जो दिया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है। मैं कोई भी दंड किसी को दूंगा तो एक से अधिक नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। अर्शद जमाल जी, कर्मचारी होने की पहली शर्त जो है आदमी को अनुशासित रहना, भाषा पे संयम। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमारा कर्मचारी अपनी भाषा पे ही संयम नहीं रख पाता है, वो इनडिसिप्लिन है, तब तो फिर बात ही की कोई संवाद की आवश्यकता ही नहीं। हम लोग तो डिसिप्लिन वे में बात करने के लिए बैठे हैं। ये नहीं, हम आपको नहीं कर रहा, मैं आशीष जी मैं आपको नहीं कर रहा, मैं इस पूरे सदन को ये बात कह रहा हूँ कि हमारे लिए भी वो चीज लागू होती है, आपके लिए भी, सबके लिए लागू होती है। कौन है? क्या रामनाथ भाई? कार्रवाई शुरू कर पहले का है, फिर अपील किया तो वो भी एक दम की नौकरी किया, एक दम बना दिया, रिपोर्ट में तमाम ऐसे दूषण है कि दोषी साझेदार और कार्रवाई है? क्या है? तो हमें वहाँ आप देखा क्या मामला है, क्या अपील किया था आपने? तो अपील में एक दंड था बना हुआ था। जांच में निर्दोष होंगे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डिस्कशन है, हम रीजन हमें आप बिल क्या बता दीजिएगा, लेकिन वैसे भी मैं बता दूं, जब आपने यहाँ पर उठाई दिया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डिस्कशन है कि वो आप जांच अधिकारी के मत से सहमत हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब आगे भी मैंने पहले ही कहा कि हम एक्ट, रूल और ये चीजों को ये तो नहीं कर सकते कि आप लोगों से ज्यादा पढ़े, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपसे कम भी नहीं पढ़े। तो जो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डिस्कशन है कि वो चाहे तो डिफर कर सकता है। मान लीजिए कि इनके मामले में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी रहे होंगे उन्होंने डिफर किया होगा, इनको दंड दे दिया, और दंड करने के बाद आपने अपील किया और अपील में वो दंड खारिज नहीं हुआ, तो अब खारिज होने का कोई स्थान नहीं है। अब आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में इसको चैलेंज करके क्वेश्चन कराइए, डायरेक्शन अगर दिलाएंगे हमें अगर आएगा देन हम उसमें फिर से कंसिडर कर सकते हैं। बट स्थिति ये है कि आज की डेट में अगर हमसे बात ऊपर जा चुकी है, निस्तारण हो चुका है, तो हम रिविजिट नहीं कर सकते। आप इसको कोर्ट में जाके चैलेंज करिए इस चीज को। अब अगर कोई मतलब
आप दे दो, हमें जो करने लायक होगा हमें मिल जाएगी। सर इन्हीं कार्रवाइयों में एक हम ऐड करना चाह रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में रामपुर जनपद के एक आवाज है, वहाँ का एफओ जो है वो किसी के घर वाला अपनी बेटी की शादी है। और महोदय बीच में आपसे वार्ता भी कुछ कहेगा कि आरएम द्वारा जो है गलत रिपोर्ट लगा के यहाँ पर भेजा जा रहा है और उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करा दी जा रही है। तो आपसे निवेदन भी किया था कि बिना उसकी सर जाँच कराए या आपने सर जाँच कराने उसके बाद तो उसी क्रम में जो है वहाँ पे शाहबाद के एफओ को निलंबित कर दिया गया, जबकि वो सर मेडिकल पे था और मैनेजर जो है आरएम को मिल रहे हैं वो मेडिकल पे। जी मैं आप लोगों ने कहा था देखिए हो सकता है कि कार्रवाई हुई, लेकिन एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाह रहा था। सभापति महोदय जी के नाम से आप देखिए देख लीजिए, लेकिन एक चीज मैं और भी आप लोगों से ऐड करना चाह रहा था कि कई लोगों का क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीएमपी तो तमाम लोगों की फाइलें मेरे पास आती। सर मैं ये आपके भी संज्ञान में डालना चाहता हूँ, तमाम ऐसे कर्मचारी हैं कि जो हम वसूली के समय छुट्टी पे चले जाते। अब ऐसा है कि जब आप बोले ना टाइम आएगा तो आप बोलिएगा, मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ कि जो फाइल के हिसाब से आप देख लीजिए, रिपोर्ट भी देने वाले जैसे एक सिस्टम काम कर रहा है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, आरएम है। मैनेजर ही तो रिपोर्ट भेजता है मेरे पास, आरएम ही तो रिपोर्ट मेरे पास भेजता है। रिपोर्ट कहीं मान लिया अकाउंटेंट, जैसे बीइंग अकाउंटेंट आप भी तो हमारे पास रिपोर्ट भेजोगे। अगर हम आपकी रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करेंगे तो सिस्टम तो कोलैप्स कर जाएगा ना भाई। अगर हम मैनेजर की रिपोर्ट पर ना कार्रवाई करें, मे भी कि मैनेजर हमारा गलत कर रहा हो, लेकिन यह है कि हम जांच की कौन सी सीमा रखें हमारे पास। जैसे आप पहले ही कह रहे हैं कि हमारे पास अधिकारी नहीं, और अगर मैनेजर रिपोर्ट दे तो हम उसकी फिर से जांच कराएं, आरएम रिपोर्ट करें तो फिर जांच कराएं। तो मेरा आग्रह ये है, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन मैं कई ऐसे मैनेजर, कई ऐसे लोगों की फाइल में आप लोगों को दिखा दूं, 1,000 दिन छुट्टी पे लगातार। अब छुट्टी पे कब जाते हैं, जब मेन वसूली का टाइम आएगा तो छुट्टी पे चले जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा उनके साथ जो साफ कार्नर होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ब्लैक करने लगता है कि हमारा जो काम है तब आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं। तो अगर इनके साथ ऐसी कोई जाति हो गई हो तो आप उनसे, आप चेयरमैन साहब को दंड भी मिल गया है क्या कुछ? नहीं सर, अभी निलंबित है तो हमारा तो जवाब दे दीजिए। अभी तो चेयरमैन साहब के सभापति महोदय के नाम से नहीं, आपने पहले तो आवेदन दे दिया है, लेकिन अगर निलंबित में तो चार्जशीट शायद दी गई होगी या दी जा रही होगी, तो हम उसको जल्दी करा दें, जवाब दिला दीजिए, हम उसको डिसीजन करा दें। क्योंकि चेयरमैन साहब के यहाँ तो जब कोई दंड मिल जाएगा तो अपील के निस्तारण में जाएंगे। आप वो इसका जल्दी निस्तारण तभी होगा कि अगर उनसे कहिए जो भी अधिकारी हो कहिए हम बनवा दें, हम बोल रहे तो जल्दी हो जाए, जल्दी निपट जाएगा, छूट जाएंगे। कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं। ये हो सकता है, ये मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन जहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर काम करता है, मैंने पहले कहा अगर आप आ रहे हो हमें तो काम लेना है ना। अगर आप रिपोर्ट देते हो तो क्या आपकी रिपोर्ट पर हम कोई कार्रवाई ना करें? तो हमें तो सिस्टम को भी चलाना है ना। आप टीम मैनेजर भी अगर रिपोर्ट करोगे तो मुझे तो कुछ करना है ना। वही है कि सर उसकी जांच करानी है, निवेदन है सर आगे से, क्योंकि माननीय सभापति महोदय के सामने आप मेरा चाहे दे दें, लेकिन जल्दी निस्तारण के लिए जो बात है वो मैं आपसे कह रहा हूँ जी। किसको मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। जब आप आए थे और ये लोग भी थे, शायद कई लोग थे मेरे साथ थे, आप ही थे, मैंने सबसे ये कहा था ये वेतन वृद्धि कोई एज ए पनिशमेंट रोकी नहीं गई, काटी नहीं गई, ये एक निर्णय था। और मैं पुनः देखिए समस्या को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। हमने उस दिन भी आप लोगों से आग्रह किया था कि इस
समस्या को अंडर एस्टिमेट मत करिए। यूपीसीबी में लोगों के खिलाफ जो डिसीजन हुआ है वो आप लोग जानते हो कि क्या हुआ। आप लोग इसको आज अभी आपके इस बैठक के पहले मेरी आदरणीय सभापति महोदय से भी इस बिल पे बात हो रही थी। हम लोग भी इस मत के नहीं कि किसी के खिलाफ इस तरह का कोई निर्णय लिया जाए और इस मत के भी नहीं है कि किसी के खिलाफ अदरवाइज कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह का माहौल एसआईटी का और इसका चल रहा है, अगर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और कुछ स्तर पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो डिसीजंस एडवांस हो सकते हैं। हमारे लेवल पे आप परेशान मत होइए। हमारे लेवल से अगर जैसे वहां से कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो तो हमारे पास सब काम है हम तो। और दूसरी चीज ये है कि ये निर्णय लेने से पहले इसमें सभी संस्थाओं से प्रमुख सचिव से सबसे बात करने के बाद ये हुआ। और कोई आपत्ति नहीं जो विमुद्रीकरण है या अन्य विभागों में जो है माननीय वेतन शासन कार्य वहाँ माननीय मंत्री जी के मैंने नाम मार्गदर्शन से साफ लिखा है कि विधि के नहीं रोके जा सकते। वेतन वृद्धि और सातवां वेतन भी क्या किया क्या दे सकते। तो अगर आपके सुप्रीम बोर्ड ने अगर वेतन वृद्धि का कोई निर्णय कर लिया होगा तो नहीं लगता 2021 में क्या मानव क्योंकि जो जीरो है चलिए हम फिर से बात करेंगे, फिर से बात करेंगे शासन पे फिर से। एक सर पर्सनल हम लोग के संगठनों का कि वो 5% से नहीं किया हमारे यहाँ सर जो जीरो है उसके हिसाब से कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी है अध्यक्ष नाम उसको 14 दिन का विशेष अवकाश मिलता है मानव है बिहार है बाहर वो तो हमारा लागू है हमको भी देखता रहा है। दूसरा जीव है साहब कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों के उनके पद धारित करने के 2 वर्ष तक उनके पद से और अगर हटाने की कोई जरूरत पड़ेगी तो ये स्तर ऊपर से इसलिए साधारण देश है लेकिन ये साथ यहाँ पे बात किया गया है तो इनाम नहीं हुआ है। समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्याध्यक्ष उत्तर प्रदेश और अपने यहाँ कोई चीज को अपने आप नहीं लागू होता अडॉप्ट करना पड़ता है। मानव दल अगर एक पैसा थोड़ा सा 1000 किलोमीटर 4 साल में हूँ और तमाम ये मैं इसमें ये करूंगा कि इसको करवा दूंगा, लेकिन कल ये होना मुश्किल है इस नाते कि इसको हम सहमत हैं। अगर वो है ऐसा जीव है तो इसको संजय पांडे जी आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। अगर वो है तो हम करवा जी। मृतक आश्रित वाले में भी मैं बता दे रहा हूँ कि मृतक आश्रित वाले में हमने पिछले बोर्ड की बैठक में भी रखा था। बात ये आई थी कि चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी कर्मचारी काफी ज्यादा हैं और संस्था हाल में काम कर रही है। अभी तक आप सभी लोग जानते हो करीब 111 या 112 करोड़ के हाल में किए हुई है। अभी जो बैलेंस शीट फाइनल हुई है उसमें अब वो शायद 11 या 12 करोड़ के हाल में है। आप लोगों ने पिछले बार अच्छा काम किया था, वसूली में भी अच्छा काम हुआ था, तो हम लोगों ने कुछ उसमें जो हमारा लॉस था उसको हम लोगों ने मीट आउट किया है। इसको देखते हुए पिछले काफी दिनों से ये निर्णय हुआ था कि कोई और नीतियां भी फिलहाल जब तक संस्था की हालत में वो नहीं होता है, सुधार नहीं होता, तब तक न किया जाए। इसी आधार पे मृतक आश्रित की नियुक्तियां नहीं की गई थी। अब जो है अब उसको फिर हम लोगों ने कल बोर्ड की बैठक में रखा है। अगर ऐसा निर्णय होता है पॉजिटिव होता है तो उसको हो जाएगा। कोई आसिफ जमान जी मैं उससे मैं इन प्रिंसिपल उस बात से सहमत हूँ। मैं इन प्रिंसिपल उस बात से सहमत हूँ। डिसीजन मेरा नहीं था, डिसीजन पहले का था कि वो न लिया जाए। नहीं तो आप तो आज बात कर रहे हो ना, लेकिन एजेंडा में तो पहले ही मैंने रखा है ना उसको। तो वो एजेंडा में ऑलरेडी मेरे है और उस पर सभापति महोदय से भी बात की है। कल उस पर विचार होगा। अगर क्योंकि नाबार्ड के लोग भी रहेंगे, कई लोग रहेंगे, तो अगर अदरवाइज कोई स्थिति नहीं होती है तो शायद पॉजिटिव होगा।
नहीं और ज्यादा है, 10-12 लोग नहीं है तो ज्यादा लोग, मुझे लगता है 30-35 लोग हैं। हाँ। हाँ तो नहीं करें, तो अब वो एज ए पॉलिसी ही रुका हुआ था, तो अब उसको हम लोग विचार फिर से कर लेते हैं। अगर वो एजेंडे में मामला है, एसीपी के भी कई प्रकरण हमारे पास आते रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो स्थिति आपके बैंक की थी उसी को देखते हुए अभी उसको डिसीजन नहीं हुआ था। बट ये है कि तो क्लेम तो है ही है, आपका क्लेम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका क्लेम नहीं है, लेकिन जो बैंक की स्थिति है उसको आप लोग भी समझिए, सब लोग समझेंगे तभी बात बनेगी। क्लेम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक प्रिंसिपल उस पर सहमति है कि आप सबको दिया जाना चाहिए, लेकिन तमाम सारे लोग जैसे जो रिटायर हो गए हैं वो भी अपना कह रहे हैं कि हमारा दिया जाए और फलाने, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। तो चूंकि बैंक की स्थिति को देखते हुए तमाम सारे खर्चे आप लोग देख रहे होंगे, आपको भले लग रहा है, कि जैसे यहाँ पे पूरा राम राज्य चल रहा है, क्योंकि ऐसा है नहीं। आप लोगों को तो समझने की जरूरत है, जब इन प्रिंसिपल से सहमत है, फॉर्मेलिटी भी पूरी कराने की कोशिश करें। वो मैं कर इसको संजय पानी दीजिए, फॉर्मेलिटी की पूरी करें। कहा गया था और हम लोगों देख लेते हैं कि क्या डिसीजन हुआ, उसमें क्या हो सकता है। उसमें भी मेरे ख्याल से यही कारण रहा होगा, जो बैंक की स्थिति के लाशवास है, यही कारण मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहीं फाइनली ये भी कह रहा हूँ कि बैंक को बचाने में सब लोग साथ साथ चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कोई डिस्कशन का वो मुद्दा नहीं है। आप लोग सब अच्छा काम करेंगे, अच्छा व्यवसाय बढ़ेगा। देखते हैं कि क्या हो पाता है, तो उसमें विचार करते हैं। वार्ता के दौरान भावनात्मक रूप से क्या सुधार की है, आप बने हैं, हमारे तारीख में अग्रज हैं, क्या है, हम आप सभी को समय देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी मांगों पे जो सैद्धांतिक समय जो बड़ी है, पहली बार 3 सालों के बाद तो समय मिला है इस तरह से बात करने का, इस तरह से समस्याओं को समझा गया है और आश्वासन भी मिला है, मजबूत भी होगा। हम एक बार फिर इस वार्ता के दौरान जो सूचना है दोबारा नहीं होगी, ऐसा आश्वासन देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे सभापति महोदय